गाइज, आज के स्पृता पहचान क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज शेड्यूल के अनुसार मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 1 क्लास 9th CBSE NCERT के बुक पर आधारित। आज काव्य खंड में हम देखेंगे पाठ 15 मेघ आए। ठीक है, जो किसकी रचना है? नीति नई कविता युग के और नीतिबद्ध तरीके से कविता करने वाले में विख्यात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। ठीक है, इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पूरा परिचय, उसके बाद कविता परिचय और उसकी व्याख्या, फिर हम जानेंगे प्रश्न अभ्यास को। ठीक है, तो चलिए पहले जो पहला पाठ है कवि परिचय उसके बारे में जानें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि आधुनिक काल के नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे। इनको और 6 कवियों को लेकर अज्ञे जी ने जो ताड़ सप्तक बनाया और उनकी रचनाएं जो प्रकाशित हुई तो जो कि किस रूप में कहलाई? प्रयोगवाद धारा के रूप में उसको नया नाम मिला। आधुनिक काल की एक नई धारा प्रयोगवाद धारा का नाम मिला। आगे चलकर यही प्रयोगवाद नई कविता आंदोलन के रूप में हमारे सामने उभरा। ठीक है, ये उसी के एक प्रमुख कवि थे। उस 7 ताड़ सप्तक में ये भी एक कवि थे। तो आप समझ सकते हैं इनकी विद्वता और एक नया आंदोलन को लाने में, एक नई धारा को लाने में इन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती नामक शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता विश्वेश्वर सिंह सक्सेना जी थे, माता श्रीमती सौभाग्यवती सक्सेना। इनका पेशा, इन्होंने किन किन रूप में काम किया? लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में, कवि के रूप में, स्तंभकार के रूप में, अनुवादक के रूप में, बाल साहित्यकार एवं नाटककार के रूप में इनका इतना पेशा था। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया और ये जो नई कविता का जो नया रूप था उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। इनकी विधाएं, वह किस किस विधा में लिखते थे? कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य व यात्रा संस्मरण, और बहुत सारे विभिन्न भाषाओं की जो रचना थी उसका उन्होंने अनुवाद भी किया और विभिन्न टॉपिक पर उन्होंने स्तंभ लेख भी लिखे। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाओं में सूने चौखटे जो कि उनका उपन्यास है, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द जो कि उनके कविता संग्रह है, प्रमुख है, बतूता का जूता, महंगू की टाई बाल साहित्य है जो बहुत प्रसिद्ध रही, और बकरी, गरीबी हटाओ, हवालात उनके प्रमुख नाटक रहे। इस बकरी नाटक से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, जिसमें बकरी नाटक के माध्यम से उन्होंने जो राजनीतिक रूप का जो ढांचा है उस समय का उसका वर्णन उन्होंने दिखाया है कि गांव में कैसे कुछ लोग आकर व्यवस्था को एकदम उलट फेर कर देते हैं, उनकी तरफ उन्होंने संकेत किया है। यह नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था और बहुत बार खेला जा चुका था, इसका मंचन बहुत बार हुआ। और यहाँ पर क्या कहते हैं, खूंटे पर टंगे जो इनका लेखन है, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और भी बहुत सारे पुरस्कार, भारत भारती सम्मान आदि भी उन्हें प्राप्त हुए। इनकी एक विशेषता थी, इनकी एक प्रमुख विशेषता क्या थी? इनकी जो भाषा होती थी एकदम सरल होती थी और इनकी कविताओं में या इनकी रचना में ग्रामीण संवेदना ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। ग्रामीण संवेदना के साथ साथ इन्होंने जो शहरी वातावरण है, वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, उनका भी वर्णन वो करते नजर आते हैं। यानी तात्पर्य यह है कि नई कविता आंदोलन का जो प्रारूप था, जो प्रमुख विषय थे, उन्होंने खुल कर लिखा, हर एक क्षेत्र में, हर विधाओं में लिखा और हर तरह से साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इनका परिचय था। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 को हुई।
तो ये आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय था। अब थोड़ा सा मैं आपको कविता परिचय बता दूं, फिर हम इसकी व्याख्या देखेंगे। यह जो कविता है इसमें 2 संदर्भित रूप है, 2 संदर्भ में यह कविता आई है। एक प्रकृति के सौंदर्य के रूप में और एक ग्रामीण संस्कृति में जो एक मुख्य अतिथि हैं हमारे दामाद जी, नहीं जो हमारी बेटियों के पति होते हैं, दामाद जी से उनको संबोधन मिलता है जमाई राजा। तो उनके बारे में गांव में जब वो लोग आते हैं, एक दामाद का जब आना होता है गांव में, तो कैसे स्वागत में लोग और किस तरह से उनसे मिलते हैं उनका उन्होंने चित्रांकन किया है। तो यहाँ पर क्या कहते छाया रूप में, यानी मेघ आए जो कविता है उनकी, तो मेघ के साथ साथ उन्होंने संदर्भित रूप में किसका वर्णन किया है? दामाद जी का। ठीक है, तो चलिए अब हम कविता की व्याख्या देखें। हमने कवि परिचय जाना और हमने देखा कि ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं और तार सप्तक के भी प्रमुख कवि हैं। इन्होंने एक नया आंदोलन हिंदी साहित्य में उपस्थित किया और यह जो उनकी कविता आई है, अब पंक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें जो भाव उन्होंने वर्णित किए हैं, एक तो मेघ के रूप में, जो मेघ बादल आते हैं बरसने के लिए, और उन्हीं का जो इन्होंने चित्रांकन किया है छाया रूप में दामाद के रूप में। नहीं, ये जो संकलित कविता है इसमें मेघों की तुलना किससे की गई है? दामाद से। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण होता है, इसका वर्णन उन्होंने बहुत ही सजीव तरीके से किया है। और सच में गांव में कोई दामाद आ जाए तो क्या होता है ना कि वहाँ पर लगता है कि सबके, मतलब कि किसी एक के घर का वो अतिथि नहीं है, सबके घर का वो अतिथि है, ऐसा नज़र आता है। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन इस रूप में कवि कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि इसमें उल्लास का वातावरण भर रहे हैं। यानी दोनों अर्थों में मतलब मेघों की सुंदरता और दामाद के आने का उल्लास, दोनों रूपों में यहाँ पर चित्रित हुआ है। यहाँ पर कवि के मन का जो प्रकृति प्रेम है, प्रकृति का जो उन्होंने यहाँ चित्रण प्रस्तुत किया है मेघों के माध्यम से, वह अपने आप में अनुपम है। और ग्रामीण संस्कृति की एक झलक दामाद के आने पर जो रूप वहाँ दिखाई देता है, उससे भी हमारा परिचय कराया है। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा संदेश है। नहीं, दामाद जो होते हैं हमारे घर के, यानी कि एक तरह से कहिए तो हाथी होते हैं। हाथी मतलब एक उच्च रिश्ता होता है, वो हमारे बेटी के क्या कहते हैं पति होते हैं, तो उनका एक अलग मान सम्मान होना चाहिए। नहीं तो हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हमारी रीतियों से और जो हमारी सभ्यता है उससे जानी जाती है। तो गाँवों में दामाद के स्वागत के लिए या दामाद के आने पर कितना सुंदर वातावरण और रूप वहाँ का हो जाता है, इनकी तरफ वह कवि हमें संकेत कर रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में छवि बदल गई है। नहीं, आज क्या कहते हैं जो रूप दामाद के आने पर होता है वह दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह भी वर्णित कर रहे हैं, यह भी संकेत कर रहे हैं कि अब हमारी सभ्यता संस्कृति का जो रूप है, जो पुराने लोगों से हमें प्राप्त हुआ, उसका पालन करना चाहिए। उसमें जो संबंध की जो मधुरता आती है और जो सम्मान होता है, वह अपने आप में क्या होता है? अनुपम होता है। तो इसकी तरफ भी कवि इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रकृति प्रेम का सुंदर उदाहरण इस कविता के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से हम इसे देखें। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो यहाँ पर दोनों संदर्भ आपको याद रखना है कि मेघ के आने का सुंदर वर्णन
और अतिथि के रूप में दामाद के आने का भाव, दोनों इसमें छुपा हुआ है, दोनों इसमें चित्रित हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं पंक्ति के माध्यम से कवि कि मेघ जो आए हैं बड़े बन ठन के संवर के आए हैं और उनके आने से आगे आगे नाचती गाती, यानी कि ऐसी हवा चल रही है जैसे कि मचल रही हो, नाच रही हो, गा रही हो उनके स्वागत में। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और उनके आने से गली गली का जो दरवाज़ा खिड़की है खुलने लगा उनको देखने के लिए और उनके स्वागत के लिए, और बहुत ही उल्लास के साथ क्या कहते हैं मतलब कि उनका स्वागत करने के लिए। नहीं, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दामाद जी शहर से गांव में आए हैं। तो शहर से क्या कहते हैं, गांव में जब कोई अतिथि आता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया जाता है और बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है। तो यह पंक्ति बहुत बड़ी बात कह जाती है कि देखो रूप बदल गया है गांव का, दरवाजे खिड़कियां खुल गई है, सभी स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं। फिर सेम पंक्ति का उन्होंने वर्णन किया है, दोहराया है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर दामाद के रूप में भी आपको ध्यान रखना है कि दामाद जी बड़े बन ठन के संवर के शहर से आए हुए हैं और उनके स्वागत के लिए सभी खड़े हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे उन्हें गर्दन उचकाकर उन्हें एक झलक देखने के लिए गर्दन उचकाए हुए हैं। यहाँ पेड़ मतलब क्या है कि जो लोग हैं, गाँवों के लोग हैं, उसका वर्णन किया गया है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यहाँ पर उन्होंने संकेत रूप में, छाया के रूप में शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मेघों का भी वर्णन वह कर रहे हैं और मेघ के आने से जो स्वरूप प्रकृति का होता है उसका भी वर्णन कर रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और चारों तरफ आंधी चल गई है, मतलब कि पाहुन आए हैं, दामाद जी आए हैं, पूरी बात आंधी की तरफ पूरे गांव में फैल गई है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि मेघ के आने से ऐसा स्वरूप हो गया है, प्रकृति का ऐसा रूप दिख रहा है। धूल भागी घाघरा उठाए, यानी यहाँ पर धूल भागी घाघरा उठाए, यहाँ पर किसका संकेत है? महिलाओं का। नहीं, जो औरतें हैं क्या कहते हैं, आंधी चल गई है कि दामाद आए, वह घाघरा उठाए इधर से उधर भाग रही हैं कि पाहुन आए हैं। नहीं, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, यहाँ पर क्या कहते हैं जो वर्णन है उन्होंने कवि ने किया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि तिरछी नज़र से बाकी, यानी बाकी चितवन मतलब तिरछी नज़र से, बाकी चितवन मतलब तिरछी नज़र, तिरछी नज़र से लोग उसे देख रहे हैं। नदी ठिठकी, यानी जो पूरा गांव, नदी ठिठकी मतलब जो गांव का पूरा जमावाड़ा था वो ठिठक कर उन्हें देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए वह घूम के रुक गए हैं। और घूंघट सर के, जितनी भी महिलाएं थी, औरतें थी, उनको देखने के लिए वो अपना घूंघट सरकाती हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के, जो दामाद जी हैं गांव में आए हैं, बड़े बन ठन कर और संवर कर गांव में आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधे लिन्हे। यहाँ पर बड़ा ही कविता का सुंदर रूप प्रस्तुत हुआ है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या आई, ये जो बूढ़े पीपल यानी जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, या फिर कह लीजिए कि उनके जो ससुर हुए, दामाद जी के जो ससुर हुए, वह आगे बढ़कर क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, आदर के साथ झुककर नमस्कार करते हैं। क्योंकि यह हमारी परंपरा है कि दामाद को लोग एक सम्मान के साथ उनका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो यहाँ बूढ़ा पीपल क्या कर रहा है, आगे बढ़कर, यानी बूढ़े लोग या उनके ससुर आगे बढ़कर क्या कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, झुककर नमस्कार कर रहे हैं कि बहुत बरस के बाद आपने सुधि ली है, यानी बहुत बरस के बाद आप आए हैं।
क्या बात है। नहीं, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। और अकुलाई बोली में जो औरतें हैं या लता यानी कि जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो उस दामाद की जो पत्नी है यानी उस बूढ़े जो महाशय थे जिन्होंने आगे बढ़कर उन्हें नमस्कार किया, उन्हें सम्मान दिया, यानी कि उनकी सास की बोली अकुलाई है। और अकुलाई लता यानी उनकी सास नहीं, या बुजुर्ग महिला क्या कर रही हैं, किवाड़ की ओट से उनकी बोली अकुला रही है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, यानी पूरा जो तालाब है वह क्या है, हर्षित है और उनके स्वागत के लिए परात में पानी भर के लाया गया ताकि उनके चरण को धुलाया जा सके। यहाँ पर गांव में ये परंपरा दिखने को मिलती है कि कोई अतिथि जब आपके घर पे आते हैं तो हम पानी भरा लोटा, पानी भरा बाल्टी या पानी का कोई ना कोई परात उनके स्वागत में देते हैं कि आप थक गए हैं, पैर हाथ धो ले। बड़ा तो ये हमारी संस्कृति है, उसका भी वर्णन उसकी तरफ भी एक कवि संकेत कर रहे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, यानी क्या कहते हैं आकाश जो पूरा घर का जो आकाश है उसमें क्या हो रहा है, एक चमक फैल गई है। गहराई दामिनी दम की मतलब पूरे क्षितिज पर यानी पूरे घर के क्षितिज पर, क्षितिज अटारी पर पहुँचे आती की भांति अतिथि की भांति क्या हो रहा है, लगता है कि बादल छा गए हैं, यानी वहाँ पर अटारी पे बैठे हुए हैं और चारों तरफ उनकी आभा जो है, चमक जो है फैल रही है। लोग बहुत खुश हैं, उनके आने से जो कांति फैली है वो अपने आप में देखने लायक है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, या इस पंक्ति में एक विशेष तथ्य छुपा है कि लोग उनसे कह रहे हैं कि दामाद जी आप आए, बहुत खुशी हुई और हमारे क्षमा करिएगा मुझे कि हम लोग के मन में एक गांठ थी कि आप पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा मन में भ्रम था, लेकिन अब यह भ्रम टूट गया, अब वह गठरी खुल गई, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और उनके आने की खुशी में क्या हो रहे हैं, दोनों नैनों से आंसू बह रहे हैं। और यह भ्रम टूट गया इस भ्रम से कि वह नहीं आएंगे, और यह आने की जो उनकी खुशी हुई तो जो भ्रम टूटा कि वह नहीं आएंगे, उस खुशी में आँखों से और मिलने की जो खुशी है उससे आंसू बहने लगे हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, दामाद जी बनठन के संवर के गांव में पधारे हैं। यहाँ पर मेघ का भी जो संदर्भ है उसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मेघ आने से क्या होता है कि पूरे क्षितिज पर क्या हो जाती है, एकदम चमक आ जाती है, और जैसे कि हम आशा देख रहे हो बादल का, मेघों का बरसने का, लेकिन यह भी मन में शंका हो कि पता नहीं बरसे न बरसे, तो मेघ आए हैं और यह भ्रम टूट गया है। और क्या कहते हैं ये हम बादल और हम लोगों का मिलन हो रहा है। अश्रु ढर के मतलब पानी बरस रहे हैं, और मेघ जो आए हैं बड़े बनठन के आए हैं। तो यहाँ पर दोनों रूप का चित्रण कवि ने किया है दो संदर्भ में, तो दोनों संदर्भ में आपको ये बातें याद रखनी है। और मुख्यतः दामाद जी के आने का जो प्रसंग है गांव की संस्कृति में, जो यह हमारा जो चलन है यह सिर्फ गांव में ही मेनली दिखाई पड़ता है, और यह मुख्यतः भारत में ही ऐसे रूप दिखते हैं, यह जो हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमने कविता का परिचय और कविता की पूरी व्याख्या आपको बताई। चलिए अब प्रश्न अभ्यास के माध्यम से देखें कि प्रश्न अभ्यास में कौन सी विषय वस्तु का संकेत किया गया है और कौन सी बातें हो रही है। तो प्रश्न अभ्यास में हम देखें, पहला प्रश्न, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर बादल के संदर्भ में ये प्रश्न है कि बादल के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कि मेघ आने पर ऐसा लग रहा है कि जो हवा है नाचती गाती चल रही है, और मेघ के स्वागत के लिए दरवाजे खिड़कियाँ खुल गई हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाहुन बनकर मेघ आए हुए हैं। नहीं, पेड़ झुककर
झांकने लगे हैं उस मेघ को, और आंधी चली है, धूल उड़ने लगे हैं। नहीं, और क्या दिखाया गया है इसके बारे में कि जो पूरे आकाश पे क्या कहती है, एक आभा सी दमक रही है और पानी फिर बरसने को तैयार हुए हैं, पानी बरसने लगा है। तो यहाँ पर बादल के संदर्भ में यह सब क्रियाएं इस कविता में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? यहाँ पर धूल हमने कविता की पंक्ति में देखा और हमने आपको स्पष्ट किया कि यहाँ पर दामाद के आने पर जो रूप गांव का है, जो गांव के लोगों का है, स्त्रियों का, पुरुषों का, उसके बारे में भी यहाँ चित्रण किया गया है। तो धूल भागी घाघरा उठाए, यानी कि यह कोई औरत है, नहीं, ये कोई औरत है जो क्या कहते हैं, अपना घाघरा उठाए भाग रही हैं। पेड़, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग का चित्रण किया गया है पेड़ के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पंक्ति आई है, पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ पर पेड़ बुजुर्ग व्यक्ति का चित्र यहाँ पर संकेत है, प्रतीक है। नदी, नदी क्या है? यहाँ पर हमने देखा नदी ठिठकी घूंघट सर के, यानी कि सारा गांव जो खिल उठा है, तो नदी यहाँ स्त्रीलिंग के रूप में आई है, यानी वहाँ यह भी किसी औरत का प्रतीक है। लता, लता के बारे में हमने क्या देखा कि लता ओट हो किवाड़ की, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, यानी यहाँ पर जो बूढ़े पीपल में जो बुजुर्ग आदमी का वर्णन है, शायद वह उनकी पत्नी है। यहाँ पर बूढ़ी औरत का यहाँ पर प्रतीक है, पत्नी के रूप में, उस बूढ़े बुजुर्ग के पत्नी के रूप में। ताल का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, क्या प्रतीक है? यानी पूरा गांव, ताल यानी पूरा गांव, यानी पूरा जो गांव है उसका प्रतीक के रूप में आया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा? नहीं, तो यहाँ पर कविता की पंक्ति में हमने क्या देखा कि यहाँ पर लता जब क्या कहते हैं दामाद जी आए घर पे, तो वहाँ बूढ़े पीपल ने, बुजुर्ग आदमी ने बढ़कर उन्हें झुककर नमस्कार किया, सम्मान दिया उन्हें, और क्या कहते हैं लता जो औरत के रूप में है, उस बूढ़े बुजुर्ग की पत्नी के रूप में है, वह क्या कर रही हैं, किवाड़ की ओट से उन्हें देख रही हैं। ठीक है, किवाड़ की ओट से क्यों देख रही हैं? क्योंकि उनका मन हर्षित है, और हमारे गांवों में यह परंपरा है कि दामाद के सामने अचानक से सास नहीं आती हैं। वह एक सम्मान के रूप में, एक घूंघट वाली प्रथा के रूप में एक सम्मान देने के लिए वह उससे, वो परंपरा हमारे यहाँ है। तो अचानक से औरतें, सास दामाद का स्वागत करने के लिए आगे नहीं आती हैं, बड़े बुजुर्ग यानी ससुर बढ़ के आते हैं और साइड से क्या कहते हैं, सास या औरतें उनका स्वागत करती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह की पंक्ति जब आए तो मैंने बताया है कि पहले आपको पाठ का परिचय, फिर कवि परिचय, फिर कविता का मुख्य भाव और फिर पंक्ति का अर्थ बताते हुए स्पष्ट करना है। तो पहला है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मेघ आए कविता से ली गई है, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में दो संदर्भित बातें आई हैं, एक मेघ की आने की और गांव में दामाद की आने की, जमाई की आने की। तो बात खुल गई है। तो यहाँ पर पंक्ति में यह जो पंक्ति आई है, यह इस संदर्भ में आई है कि मेहमान के आने पर, दामाद के आने पर क्या कहते हैं, वहाँ के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग सदस्य जो हैं, वह क्षमा मांग रहे हैं कि मेरे मन में था, हमारे मन में था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, और अब यह जो भरम है यह टूट चुका है, आप आ गए हैं और बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं। दूसरा है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, यानी दामाद के आने प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मेघ आए कविता से ली गई है, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता के माध्यम से गांव में दामाद के आने का प्रसंग प्लस प्रकृति के सुंदर चित्रण मेघ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर दामाद के आने पर बाकी चितवन यानी तिरछी नज़र,
चित्त, तिरछा जो मतलब मन चित्त होता है, वह तिरछे नज़र से देखकर उन्हें के स्वागत में लोग खड़े हैं, उत्साहित हैं उनको देखने के लिए। और नदी ठिठकी, यानी कि औरतें सब ठिठक गई है, गांव की सारी औरतें क्या है, ठिठक गई है उनको तिरछी नज़र से देखने के लिए घूंघट सरका कर। तो बड़ा ही सुंदर सीधे सादे शब्दों में उन्होंने इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। 5वां प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो मेघ रूपी जो मेहमान आए हैं तो वातावरण में क्या परिवर्तन दिख रहा है हमें कि एकदम नाचती गाती हवा चल रही है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं, गली गली के, पूरे गांव के गली गली के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं, जैसे पाहुन घर आए हों। पेड़ झुककर उनके स्वागत में नमस्कार करने के लिए खड़े हो गए हैं। सारे लोग तिरछी नज़र से उन्हें देख रहे हैं, औरतें घूंघट सरकाकर ठिठक कर उन्हें देख रही है और क्या कहते हैं, अकुला कर उनकी जो सास हैं किवाड़ के ओर से उन्हें निहार रही हैं। पूरा गांव जो है हर्षित है, उनके स्वागत के लिए पानी का परात लिए लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। और यह आस भी टूट गई है कि यह जो मतलब मन में गांठ थी, यह जो शंका थी कि पता नहीं पाहुन आए कि नहीं आए, उनके आने से यह भ्रम भी टूट गया है। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। क्योंकि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से मेघ के आने पर जब इंतज़ार हो बारिश के होने का, एक व्याकुलता के रूप में जब हम इंतज़ार करते हैं कि अब थोड़ी वर्षा की आवश्यकता है, तो उस समय जब मेघ आ जाते हैं एकदम पूरी तरह से तैयार होके, तो हम क्या होते हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 संदर्भ में ये कविता आई है, एक मेघों के आने का और दूसरा दामाद के आने का। तो दामाद जी जब भी घर आते हैं, अपने ससुराल आते हैं, तो क्या होते हैं, नॉर्मली वह बन ठन के आते हैं, क्योंकि एक ये विशेष पद है, रिश्ता का एक विशेष पद है, तो वो बन ठन के आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पूरा गांव उन्हें देखने के लिए कतारबद्ध हो जाएगा और देखेगा। तो बन ठन के आना उनका एक निजी मामला है कि हाँ बन ठन के हमें जाना है। और इंतज़ार के बाद जब मेघ आते हैं तो वह भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो इसलिए इस संदर्भ में यह बात कही गई है। 7वां है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकारों के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए मैंने छोड़ा मानवीकरण, यानी मानवीकरण क्या होता है, जब प्रकृति की जड़ चीज़ों का मतलब मानव रूप से तुलना करते हुए मानवीकरण कर दिया जाए, उसे मानव रूप में बता दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। और रूपक अलंकार क्या होता है, यह अलंकार का अर्थ की दृष्टि से एक भेद है। रूपक अलंकार में यह क्या कहते हैं, रूप को उसी के जैसा बता दिया जाता है, यानी किसी की मतलब कि किसी से हम तुलना नहीं करते, उसे उसके जैसा ही बना देते हैं। जैसे कि नाचती गाती बयार चली, नाचती गाती बयार चली का मतलब क्या है कि बयार उसके तरह नहीं है, वह नाचती गाती बयार है। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। और रूपक अलंकार के रूप में पेड़ झुक झांकने लगे, यहाँ पर भी मानवीकरण करते हुए क्या करते हैं, उनका वर्णन किया गया है। बाकी चितवन उठा नहीं ठिठकी, नदी ठिठकी घूंघट सर के, यहाँ मानवीकरण करते हुए क्या कहते हैं, औरत को क्या सीधे क्या बता दिया गया है, नदी बता दिया गया है। घूंघट सर के, यहाँ पर क्या कहते हैं, औरतों का घूंघट सरक रहा है, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो वो आपको चुन के अलग करके लिखना है। ठीक है। आगे देखिए, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करिए। तो यह स्पष्ट हो गया है, हमने आपको बताया कि हमारे गांव में जो कविता में उन रीति रिवाज का चित्रण हुआ है कि दामाद के आने पर कैसे उसके स्वागत में पूरा गांव खड़ा रहता है, और ये हमारी एक रीति का एक अनुपम उदाहरण है उनके स्वागत के लिए। और जो खुशी पूरे गांव में दिखती है और उनके स्वागत के लिए जो तैयारी दिखती है, जो उत्साह दिखता है, वह इस कविता में चित्रित हुआ है, जो अपने आप में अनुपम है। यह हमारे जो रीति रिवाज हैं, यही हमारा
परिचय है, नहीं तो रीति रिवाजों का से ही हम जाने जाते हैं, अपनी परंपराओं से ही हम जाने जाते हैं। इसमें दामाद के स्वागत कई रीति रिवाज का चित्रण हुआ है। ठीक है। नमा, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो यह मैंने व्याख्या में आपको पूरी तरह से बता दिया कि आकाश में बादल जब आए या गांव में मेहमान आने के पर कौन सा रूप पूरे गांव में दिख रहा है, पूरी प्रकृति में दिख रहा है। तो दोनों संदर्भ में आपको इसका चित्रण करना है। ठीक है। काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पर मेघों का वर्णन उन्होंने पाहुन के रूप में किया है और ये कैसे आए हैं, उनका रूप कैसा है, एकदम बंठन के आए हैं। तो ये पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति हमारी कविता हमारे पाठ्य पुस्तक मेघ आए कविता से ली गई है, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से वह क्या बता रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य रूप मेघ के माध्यम से और गांव में दामाद के आने का प्रसंग यहाँ पर है। तो दोनों अर्थों में आप इस भाव को स्पष्ट करके इसका सौंदर्य लिखिए कि मतलब काव्य सौंदर्य क्या होता है कि उसकी सुंदरता, जो शब्दों का जो हम चयन करते हैं और जो व्यवस्थित करते हैं, क्रम से शब्दों को जो व्यवस्थित करते हैं, जो विषय वस्तु का हम बखान करना चाहते हैं, जो बात हम समझाना चाहते हैं, उसके लिए जिस शैली, जिस शब्दों का और जिस शब्दों के क्रम का हम प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या है, काव्य सौंदर्य। जो कविता देखने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने इसका वर्णन किया है। ठीक है। चलिए, अब रचना और अभिव्यक्ति में यह विशेष आपकी एक्टिविटीज़ के लिए है। तो यह आप देखिए कि इसमें क्या क्या कहा गया है। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। ये मैंने आपके लिए किया ताकि आपको यह पता चल सके कि अब जो ये विषय वस्तु है उसमें आपकी कितनी पकड़ है। तो ये खुद से आप करिएगा। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, पता लगाइए। क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ होता है वह बहुत बड़ा विशाल होता है और विशाल रूप में इसका रूप यह दिखता है कि ये बहुत पुराना है, इसीलिए कवि ने बुजुर्ग के रूप में पीपल का ही प्रयोग किया। ठीक है। कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन है। आपको इसके कारण नज़र आते हैं, लिखिए। हाँ, बिल्कुल, पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है और यह स्पष्ट है कि हमारे यहाँ अतिथि का विशेष महत्व है। जब हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, खासकर गाँवों में यह परंपरा ज़्यादा जागृत है, तो उसके स्वागत के लिए पूरा गांव खड़ा हो जाता है और उसके स्वागत और उसके सम्मान में उन्हें आदर देने के लिए सभी लोग प्रस्तुत होते हैं। लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है, क्योंकि अब लोग सेपरेट रिजर्व रहकर जीवन बिताने लगे हैं। क्या कहते हैं, जो पारिवारिक रूप था, संयुक्त परिवार का रूप जो था, वह अब टूटते जा रहा है। तो अब ऐसी परंपरा ज़्यादातर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि लोग रिजर्व हो गए हैं। तो पूरे गांव से संबंध का निर्वाह करना अब संभव नहीं हो पाता है। जब हम रिजर्व होते हैं, एक दूसरे से रिजर्व रहते हैं, तो हमारे पर्सनल मैटर से, यानी कि जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया तो वो आपका हो गया। तो ऐसा माहौल अब दिखाई नहीं पड़ता कि वो सबका गेस्ट है, सबका अतिथि है। तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आया है। इसका कारण है आधुनिक रूप की जो हमारी दिनचर्या है, जो व्यवहार है, जो रीति है, उसको अपनाना। ठीक है। अब भाषा अध्ययन में देखें, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। यहाँ पर कोई मुहावरा है तो उसे छांटकर उसे वाक्य में प्रयुक्त करना है। ये आपको आता है, ये मैंने इसके बारे में आपको बताया है। 15वां है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो ये जो हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनकी भाषा आंचलिक है और बहुत ही सीधी सरल है। आंचलिक का मतलब होता है अंचल विशेष में, गाँवों में बात के क्रम में जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द। तो उसकी सूची बनाइए।
मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। यह तो कविता पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है कि मेघ आई कविता की भाषा क्या है, सरल और सहज है, क्योंकि इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई और ये सहजता से, आराम से इसके भाव हमें समझ में आए। इस कविता के माध्यम से जो मेघों का जो आने का जो स्वागत का वर्णन है या दामाद के आने का स्वागत का वर्णन है, यह पंक्तियों में स्पष्ट है। जो बात हम कहना चाहते हैं वह इस कविता में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ती है और हमें समझ भी आती है। ठीक है। पाठेतर सक्रियता, बसंत ऋतु के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी जब बसंत का मौसम आता है, आप निबंध आपने लिखा होगा, बहुत बार लिखा होगा, तो वो बसंत आने पर जो प्रकृति का रूप होता है कैसा होता है, अपने शब्दों के माध्यम से उनका सुंदर रूप आपको लिखना है। नेक्स्ट है प्रस्तुत अपठित कविता के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी मैंने आपके लिए छोड़ा। सिंपल सी यह कविता है। आप अपने आप को जांचिए कि आपको कोई भी गद्यांश दे दिया जाए या अपठित कोई कविता की पंक्तियां दे दी जाए तो आप उसे पढ़कर कैसे उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर आसान है, यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी हुई है और उसी संदर्भ में ये प्रश्न है, तो आप उसे अपने IQ से, अपने नॉलेज से समझकर बनाइए। नहीं होगा तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं इसकी तरफ आपको इशारा करूँगी। ये मैंने आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा। ठीक है बेटा, तो आशा करती हूँ आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा और मैं आपकी सहायक बनी होंगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। बाय।